अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर की एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन हैं 11 to 18 उनको डिस्क्राइब करेंगे विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड आंसर्स के साथ। इससे पहली वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के आंसर्स को एक्सप्लेन किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2.11 की स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी ज़ीरो। इस शॉर्ट क्वेश्चन में हमें एक तो गिवन इंफॉर्मेशन है कि दो वेक्टर्स हैं जिनकी जो मैग्नीट्यूड है वो अनइक्वल है। तो उसने हमसे ये रिक्वायर्ड किया, हमसे ये पूछा है कि क्या उनका जो सम है वो ज़ीरो हो सकता है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो जो उसकी गिवन कंडीशन है उसको ड्रा कर लेते हैं कि लेट्स से मैं कहता हूँ हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, और मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था कि इस लाइन की जो लेंथ होती है जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है वही उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, उस लाइन की लेंथ। तो इन दो वेक्टर्स की जो मर्ज़ी हम ओरिएंटेशन रख लें, इनका जो सम है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इनकी ओरिएंटेशन हम कैसे रख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए? एक तो अगर हम इन दोनों को पैरेलल रखें, यानी एक इस तरह से अगर इनको ऐड करें तो जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम ए माइनस बी करें, यानी बी की डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, तो फिर भी आप देखेंगे तो ये बी है, तो फिर भी इतना पार्ट जो है वो बच जाएगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा। तो दो वेक्टर्स का जो सम है वो उसी केस में ज़ीरो हो सकता है अगर दो वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो और उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो, अपोजिट हो। और फिर अगर हम हेड टू टेल रूल से इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वेक्टर के जब हम टेल के साथ फर्स्ट वेक्टर के जब हम हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को मिलाएंगे और रिजल्टेंट ड्रा करेंगे तो रिजल्टेंट फिर हम वहाँ पे ड्रा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जो फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर के जो हेड है वो ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो वो उनको सम करें, उनको ऐड करें तो उनका जो सम है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। वो इसी केस में ज़ीरो के इक्वल होगा अगर दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो और दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो इस क्वेश्चन को आपने राइट किस तरह से करना है इसको सीख लेते हैं। आपने सबसे पहले तो इस तरह से नो में आंसर करना है, देन आपने राइट करना है द सम ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी ज़ीरो। द सम ऑफ टू वेक्टर्स विल बी ज़ीरो ओनली व्हेन देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल एंड दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.12। शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले समझते हैं और फिर इसकी डायग्राम जो है, जो जियोमेट्री है, इसको ड्रॉ करेंगे। तो स्टेटमेंट को मैं अगेन रीड करता हूँ, साथ में एक्सप्लेन भी करता हूँ। शो दैट, क्या हमने शो करना है? सम एंड डिफरेंस, यानी हमने सम लेना है और फिर डिफरेंस लेना है टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। यानी दो वेक्टर जो है वो हमें गिवन होंगे। इस स्टेटमेंट में गिवन है दो वेक्टर, और दो वेक्टर की जो पहली कंडीशन में हमें गिवन है कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। और इसके बाद क्या गिवन है? ऑफ टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ, और जो सेकंड कंडीशन है वो हमें गिवन है कि इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है। और लेंथ इक्वल होने का मतलब ये है कि इन दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि इस शॉर्ट क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें गिवन हैं। एक तो जो दोनों वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और दोनों वेक्टर की लेंथ सेम होने का मतलब ये है कि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। अब हमसे वो क्या रिक्वायर कर रहा है कि हमने इन दोनों वेक्टर का सम भी लेना है और इनका डिफरेंस भी लेना है, और हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों वेक्टर का जो सम एंड डिफरेंस है वो भी आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। यानी इनका जो सम है, मैं कहता हूँ लेट्स से आर प्लस, वो भी एक वेक्टर है, और इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे वो भी एक वेक्टर होगा। तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, यानी सम वाला वेक्टर आएगा और जो डिफरेंस, यानी जो माइनस करने से दोनों वेक्टर्स को का डिफरेंस लेने से वेक्टर आएगा, ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ।
दो वेक्टर्स हमें गिवन है जो कि परपेंडिकुलर हैं और उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का सम और फिर इनका डिफरेंस लें तो यहाँ पे हमारे पास जो सम का वेक्टर आएगा और जो डिफरेंस का वेक्टर आएगा उन दोनों को भी आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए पहले तो आप जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.8 है उसको थोड़ा सा आप रिवाइज़ कर लें। वहाँ पे हमने कंडीशन ड्राइव की थी, अगर आपको याद हो, कि अगर तो किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो तो वो उसी केस में इक्वल होती है जब वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रहा हो। तो हम इसी फैक्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब हम ड्रा करते हैं टू वेक्टर, जैसा कि हमें गिवन है कि टू वेक्टर हैं हमारे पास ए एंड बी। में कहता हूँ वेक्टर ए जो है वो हमारे पास इस तरह से है और वेक्टर बी इसके चूँकि गिवन है वो परपेंडिकुलर है और इक्वल इन लेंथ है तो उसको मैं इस तरह से ड्रा कर देता हूँ। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर जो है वो बी है। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया बाय हेड टू टेल रूल। इसका रिजल्टेंट जो है वो ड्रा करते हैं तो ये इसका रिजल्टेंट होगा जिसको मैं कह देता हूँ आर इसका रिजल्टेंट है। और हमने चूँकि ऐड किया है तो सम लिया है तो मैं आर प्लस का नेम देता हूँ। अब इस डायग्राम पे ज़रा गौर करें, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला जो वेक्टर है आर, इस वेक्टर के ए और बी दो क्या हैं, कंपोनेंट है। और कंपोनेंट के बारे में हम पहले से उसने बता दिया है कि वो इक्वल इन लेंथ हैं और आपस में परपेंडिकुलर हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.8 में हमने सीखा था कि अगर वेक्टर के दोनों कंपोनेंट जो हैं वो इक्वल इन लेंथ हों यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों तो वो उसी केस में होता है जब वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा हो, 45 का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर प्लस इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, 45। अब इन दो वेक्टर का डिफरेंस लेते हैं यानी ए माइनस बी को कैलकुलेट करते हैं। जब ए माइनस बी को कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो वेक्टर बी है उसकी डायरेक्शन को जस्ट क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। यानी इस वेक्टर माइनस बी जो हमारे पास वेक्टर है उसकी टेल को वेक्टर ए के हेड पे रखेंगे और इसका रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए की जो टेल है उसको ज्वाइन कर देंगे वेक्टर बी के हेड के साथ। अब यहाँ पे भी देखें कि ये जो हमारे पास वेक्टर आया है इसको मैं कह देता हूँ कि ए और माइनस जो डिफरेंस लेने से वेक्टर आया है उसको मैं कह देता हूँ ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। और चूँकि ये उनका डिफरेंस है तो इसको मैं कह देता हूँ आर माइनस। यहाँ पे भी देखें ये जो आर माइनस वाला वेक्टर है हमारे पास इसके भी दो कंपोनेंट है, वेक्टर ए और माइनस बी, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल इन लेंथ हैं। इक्वल इन लेंथ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर माइनस वाला वेक्टर है ये भी एक्स एक्सिस के साथ फिर कितना एंगल बना रहा होगा, 45 का। अब 45 के एंगल आर प्लस वाला वेक्टर बना रहा है जो कि ए प्लस बी से आता है। इन दो वेक्टर का जो है वो रिजल्टेंट है जब हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे होते हैं। और जो आर माइनस है वो ए माइनस बी का रिजल्टेंट है जब हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो आर प्लस का एंगल एक्स एक्सिस के साथ है वो भी 45 है और जो आर माइनस का एंगल एक्स एक्सिस के साथ है वो भी 45 है, तो इन दोनों के जो दरमियान एंगल है वो कितना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये टोटल एंगल होगा इन दोनों के दरमियान 45, ये वाला ऊपर वाला एंगल 45 नीचे वाला, तो फिर इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा टोटल एंगल वो कितना होगा, 90। इसका मतलब ये है कि आर प्लस और आर जो माइनस वेक्टर है हमारे पास वो भी आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर है। अब इसकी डायग्राम को मैं जो फुल डायग्राम इसकी बनेगी उसको आप यहाँ पे देखें कि वो किस तरह से बनेगी। तो इस तरह से ये देखें, ये वेक्टर हमारे पास दो वेक्टर थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दोनों को हमने हेड टू टेल रूल से ऐड किया। तो हेड टू टेल रूल से ऐड किया तो हमारे पास आर प्लस आ गया। अब इनको अगर सब्ट्रैक्ट करें, ए माइनस बी करें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से आता है। अब आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना किस तरह से है, जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो उसको ज़रा रीड कर लेते हैं किस तरह से आपने लिखना है इसको। आपने टू वेक्टर कंसीडर करने हैं जो कि उसने बता भी दिया इक्वल इन लेंथ हैं, यानी इक्वल उनकी क्या है, मैग्नीट्यूड है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर आपको याद हो तो हमने डॉट प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है या उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ज़ीरो। तो हमने दो ऐसे वेक्टर बनाए हैं ए प्लस बी, जिस वेक्टर को हमने आर का नेम दे दिया और ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट है उसको हमने आर प्राइम का नेम दे दिया है। तो ये जो दो वेक्टर हैं हमारे पास आर और आर प्राइम,
ये हमने डायग्राम से सीख भी लिया कि इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 है। अगर इनके दरमियान एंगल 90 है तो फिर इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के। तो अब हम इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर तो वो ज़ीरो के इक्वल आता है तो हम मैथमेटिकली भी ये प्रूव कर सकते हैं कि जो आर और आर प्राइम है वो दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने आर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी ए प्लस बी और साथ डॉट ले लिया आर प्राइम के साथ, यानी इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ए माइनस बी। अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी आप पहले तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए आपको पता है ए स्क्वायर होता है, और फिर ए को जब बी के साथ करेंगे तो ए और बी दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और जब दो परपेंडिकुलर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट लिया था, यानी ए डॉट बी जब लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। और ए और कॉस थीटा और थीटा की जगह आप जब 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 पे इसकी वैल्यू होती है ज़ीरो। तो ये सारी इक्वेशन है इसको ज़ीरो कर देगा। इसका मतलब ए डॉट बी और बी डॉट है दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, और जब आप बी का बी के साथ डॉट लेंगे तो वो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन थी कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों क्या हैं, सेम है। तो हम फिर वेक्टर बी की जगह रिप्लेस कर देंगे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को। तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास कि व्हेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ ज़ीरो देन दे आर परपेंडिकुलर। और हमने डॉट प्रोडक्ट लिया दो वेक्टर का जो कि हमें गिवन वेक्टर थे उनका सम था, और जो एक वेक्टर उनमें से उनका सम था और दूसरा वेक्टर उनमें से उनका डिफरेंस था। तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो हमने प्रूव कर दी कि जो सम एंड डिफरेंस होता है टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो कि इक्वल इन लेंथ हों, वो उनका जो सम एंड डिफरेंस है वो भी जो सम एंड डिफरेंस का वेक्टर है वो भी आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हम देखते हैं 2.13, how would the two vectors of the same magnitude have to be oriented what to be combined to give a resultant equal to a vector of the same magnitude। इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है। उन दो वेक्टर को की ओरिएंटेशन किस तरह से होनी चाहिए, यानी उन वेक्टर को किस तरह से तरतीब दें कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आए वो भी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी उन दो वेक्टर्स के इक्वल हो। यानी ए और बी हमारे पास दो वेक्टर हैं लेट्स से। अब हम ए और बी वेक्टर को किस तरह से अरेंज करें, और ये एक कंडीशन और भी गिवन है कि इन दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। हमसे उसने ये पूछा है कि इन दो वेक्टर को बताएं कि किस तरह से हम अरेंज करें कि इनका जो रिजल्टेंट है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी इन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर हो। तो अब इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं, इनको अगर हम हेड टू टेल रूल से इस तरह से ऐड करें कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 हो, तो तब यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों वेक्टर यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर और वेक्टर ए और बी की लेंथ क्या आती है, सेम आती है। अब ये जो एंगल 120 आता है ये कैसे आता है, अब इसको सीखते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी 3 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, और 3 साइड जो है वो इक्वल होंगी तो उनके जो एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। तो हर साइड का जो एंगल है वो कितना बनेगा, 60 बनेगा। अगर हम दो वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करें कि वो जो ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स बना रहे हों, और जब हम जब उनका रिजल्टेंट लेंगे तो वो थर्ड साइड बनेगी। अगर ये तीनों वेक्टर्स हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हों तो हर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हर साइड है उसकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है। फिर ये तो कंडीशन थी कि किस तरह से जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड के सेम होगी। अब यहाँ पे जो एंगल की बात की है अब हम उसको समझते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर के दरमियान अगर एंगल देखना है तो हम उनकी टेल को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर ये जो वेक्टर बी है इसको ज्वाइन करें वेक्टर ए की जो टेल है इसके साथ,
तो यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे जो अब एंगल को फाइंड करने के लिए हम दोनों वेक्टर्स की टेल को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये जो वेक्टर बी है, अगर मैं इसको इस वेक्टर ए की जो टेल है इसके साथ ज्वाइन करूँ तो वेक्टर ए और बी के दरमियान मैंने एंगल फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल जो है। अब इस लाइन पे देखें, जो टोटल एंगल होता है लाइन के ऊपर वो कितना होता है, 180 में से ये जो इसके इनसाइड एंगल है ट्रायंगल के, ये कितना बन रहा है, ये एंगल है 60। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल एंगल तो 180 था, 60 हो गया इनसाइड एंगल। तो ये फिर एंगल जो है ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 60। तो हमारे पास जो आंसर है वो 120 आ जाएगा। तो अब आपने इसको किस तरह से राइट करना है इसको सीख लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज़ 120 if the two vectors are shown by the two sides of equilateral triangle, then the third side shows their resultant। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में अभी मैं बता चुका हूँ, तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब ये तो ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन थी, अब इसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है कि जो रिजल्टेंट, अगर हमारे पास हमने रिजल्टेंट फाइंड करना हो वेक्टर के कंपोनेंट के साथ, वेक्टर के कंपोनेंट से, तो जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा और फिर इसका स्क्वायर रूट। अब जो गिवन कंडीशन है उसमें हमें बता दिया उसने, जो वेक्टर ए और बी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और जो इनका रिजल्टेंट आएगा उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी ए बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको हमने ए की जगह भी और बी की जगह भी आर सब्स्टिट्यूट किया। फिर इस इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो ये जो स्क्वायर लेंगे तो इस साइड की जो इस साइड का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में देखें, अगर हम ये जो 2r स्क्वायर है इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा या जाके, और राइट साइड पे 2r स्क्वायर कॉस थीटा। अब r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, इसका माइनस r स्क्वायर हमारे पास इस लेफ़्ट साइड में से बचेगा, और राइट साइड में से 2r स्क्वायर जो है इसके नीचे अगर आप इधर इस इक्वेशन की इस साइड पे लेके आएँ तो इधर आके डिवाइड होगा। तो यहाँ पे डिवाइड होने के बाद r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, -1/2। और यहाँ से हमने अगर थीटा फाइंड करना चाहें, यानी ए और बी के दरमियान जो एंगल है उसको फाइंड करना चाहें, तो हमें कॉस जो थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, कॉस इनवर्स -1/2 और कॉस इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 120 के इक्वल आएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2.14। The two vectors to be combined have magnitude 60 न्यूटन and 35 न्यूटन। दो वेक्टर हमें गिवन है, आपने उनको कंबाइन करना है। एक की मैग्नीट्यूड है 60 न्यूटन और जो दूसरा वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड है 35 न्यूटन। अब आपको पता है अगर तो आप ये दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल हों और आप इनको कंबाइन करें तो इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम आएगी, यानी दो वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली ऐड हो जाएगी और रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, 95 न्यूटन। अगर ये दोनों वेक्टर जो हैं अगर आप इनको एंटी पैरेलल ट्रीट करें तो फिर इन दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और आंसर हमारे पास कितना आएगा, 60 माइनस कर दें आप उसमें से 35, तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 60 में से 35 को माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो आंसर की रेंज है वो लाई करेगी बिटवीन 25 न्यूटन टू 95 न्यूटन। तो अब फिर उसने उसके बाद कुछ ऑप्शन दिए हुए, इसको ज़रा रीड कर लेते हैं। पिक द करेक्ट आंसर फ्राम दोज गिवन बिलो एंड टेल वाई इट इज़ द ओनली वन ऑफ 3 दैट इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे देखें
पहली बात, जब वो पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम जो उनकी मैग्नीट्यूड बनती थी वो 95, और जब वो एंटी पैरेलल होंगे तो जो मिनिमम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड बनती है वो 25 है। तो आंसर की जो रेंज है वो 95 और 25 के दरमियान लाई करती है। इसका मतलब ये जो 100 वाला ऑप्शन है ये तो नहीं हो सकता। फिर जो 20 वाला ऑप्शन है ये रेंज से बिलो है, ये भी नहीं हो सकता, और ये 100 वाला जो रेंज से अबव है ये भी नहीं हो सकता। सो जो 70 न्यूटन है इट इज़ द ओनली आंसर दैट इज़ करेक्ट। अब आपने इसको किस तरह से एग्ज़ाम में राइट करना है उसके लिए टेक्स्ट में आपके लिए रीड कर देता हूँ। सम ऑफ टू वेक्टर्स इज़ मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और मैक्सिमम कितना है 95। सम ऑफ टू वेक्टर इज़ मिनिमम व्हेन दे आर ऑपोजिट, जहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखा तो उनका जो सम आता है वो 25 आता है, ये मिनिमम सम है। सो जो रेंज है वो लाई करती है बिटवीन 25 न्यूटन टू 95 न्यूटन। सो द करेक्ट आंसर इज़, सो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन 2.15 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। सपोज द साइड्स ऑफ अ क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज्ड हेड टू टेल। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि वेक्टर अरेंज हुए हैं हेड टू टेल। अगर मैं ए को फर्स्ट वेक्टर मानूँ और एफ़ को लास्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अब उसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज वेक्टर, इन वेक्टर्स का सम क्या होगा। तो डायग्राम को देख के आप क्विकली बता देंगे कि इनका जो सम है वो क्या होगा, ज़ीरो। ज़ीरो किस वजह से, क्योंकि जो फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड है आपस में मिल रहे हैं। जब इनको ग्राफिकली अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना चाहें तो हम कोई भी वेक्टर ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड आपस में मिला हुआ है। तो अब आपने इसको लिखना किस तरह से है, इसको मैं रीड करता हूँ। वी नो दैट इफ़ द वेक्टर्स आर अरेंज्ड बाय हेड टू टेल रूल विच मेक्स अ क्लोज पॉलीगॉन देन इट्स रिजल्टेंट इज़ ज़ीरो। क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज देयर इज़ नो प्लेस टू ड्रा रिजल्टेंट। और अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन भी किया गया है कि अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हों ए बी सी डी एंड एफ़ और वो रिप्रेजेंट कर रहे हों इस तरह से क्लोज पॉलीगॉन में अरेंज हों हेड टू टेल रूल से, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है, और मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.17। इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a1 एंड a2 वर रिवर्स, हाउ वुड दिस ऑल्टर a1 क्रॉस a2। के दो वेक्टर हैं, अगर हम इन दोनों वेक्टर के कंपोनेंट को रिवर्स कर दें यानी उनके साइन चेंज कर दें तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इसको देखते हैं। लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर हैं a1 a2, इनके जो कंपोनेंट हैं 3 डायमेंशन के अंदर हम उसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट के अंदर। क्रॉस प्रोडक्ट हमने लेना सीखा था जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाला आर्टिकल पढ़ा था। अब अगर हम कंपोनेंट को रिवर्स करें यानी इनके जो साइन है उनको चेंज कर दें, यहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे क्या लगा दें, माइनस लगा दें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे कंपोनेंट प्लस के साथ थे तो हमने हर कंपोनेंट के साथ माइनस साइन लगा दिया। अब दोबारा से इन कंपोनेंट का जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो -1 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, रो जो हमारी रो 1 है और जो रो 2 है उससे कॉमन ले लेंगे। तो जब हम कॉमन लेंगे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो माइनस साइन है वो हम कॉमन ले लेंगे रो नंबर 3 और रो नंबर 2 और रो नंबर 3 में से। तो दो माइनस साइन बाहर आएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट सेम आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे था। इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारे पास दो वेक्टर हैं उनके कंपोनेंट के साइन रिवर्स कर दें तो a1 क्रॉस a2 की वैल्यू पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसको रीड भी कर लेते हैं। If the components of the vectors are reversed, then there is no effect on a1 cross a2. Last short question देखते हैं 2.18. Name 3 different conditions that could make a1 cross a2 is equal to 0. कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने के लिए 3 कंडीशंस को बताएं। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कब 0 हो सकता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट 0 तब हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि अगर दोनों में से कोई एक क्या हो, नल वेक्टर हो, यानी या तो a1 नल वेक्टर हो उसकी मैग्नीट्यूड 0 या a2 की जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो।
तो जो A1 क्रॉस A2 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने उस आर्टिकल में A1 क्रॉस A2 को ओपन किया था, A1 A2 साइन ऑफ थीटा, और थीटा जो है वो एंगल है इन दो वेक्टर के दरमियान। अगर ये दो वेक्टर पैरेलल हों, दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 0 होता है, और साइन 0 पे इसकी जो वैल्यू आती है वो 0, तो यहाँ से भी जो A1 क्रॉस A2 आएगा उसकी वैल्यू भी 0 होगी। और अगर ये दोनों वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल हों, यानी एक वेक्टर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरे की डायरेक्शन इस तरफ है, तो एंगल इनके दरमियान होगा 180, तो साइन 180 पे भी 0 होता है, तो फिर भी इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे।